The next morning, he started out on the back of an elephant. अगली मॉर्निंग गांधी जी एक एलिफेंट की बैक पर बैठकर उस किसान की मदद के लिए चल पड़े. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए थे, तभी पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर आया और उसने गांधी जी को ओवरटेक कर लिया. ओवरटेक की सेकंड फॉर्म ओवरटोक. एंड उन्हें ऑर्डर दिया कि वो टाउन को लौट जाएं, रिटर्न टू टाउन. इन हिज कैरेज, उनकी गाड़ी में. गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने उनकी बात को ओबे किया, मान लिया. द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली. अब मैसेंजर उनको अपने कैरेज में बिठा करके उस घर में ले गया जहां पे वो रुके हुए थे, और वहां ले जा करके उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस दिया, एक सरकारी नोटिस दिया, जिसमें यह था कि गांधी जी को चंपारण इमीडिएटली क्विट कर देना है, छोड़ देना है. गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस. गांधी जी ने रिसिप्ट को साइन किया एंड wrote on it that he would disobey the order. और उन्होंने उस रिसिप्ट पे लिख दिया कि वो इस आज्ञा को नहीं मानेंगे. He would disobey the order. ठीक है. तो यहाँ पे भारत में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ. अब अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि why did Gandhi receive a summon to appear in the court next day, तो आपको आंसर पता है. आप वहां से अगर आप इन शॉर्ट लिखना चाहें फॉर 2 मार्क्स 30 to 40 वर्ड्स, तो आप वहां से लिख सकते हैं कि जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो ही केम टू नो दैट देयर वाज अ फार्मर इन नियर बाय विलेज हु इज बीइंग maltreated. So Gandhi decided to go and see, and next morning when he left, and he was stopped by the police superintendent messenger and served him with an official notice to leave Champaran. But Gandhi signed a receipt and he wrote on it that he would disobey the order. So therefore he got summons to appear in the court next day, right? तो बच्चों अब हम जो आगे पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ठीक है. तो ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक. पूरी रात गांधी जी जागते रहे. ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार. उन्होंने टेलीग्राफ कर दिया राजेंद्र प्रसाद जी को और उनसे कहा कि वे अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर के साथ में आ जाएं. इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स का मतलब लीडिंग और अथॉरिटेटिव, यानी कुछ रुतबा रखने वाले. He sent instructions to the ashram. उन्होंने अपने आश्रम दिशा निर्देश भेज दिए. He wired a full report to the viceroy. उन्होंने वायसरॉय को पूरी रिपोर्ट तार कर दी, वायर कर दी, भेज दी. अब ये वायसराय किसे कहते हैं? जो हमारा कॉलोनियल एरा था इंडिया में, उसमें जो रूलर हुआ करता था, जिसको एक कॉलोनी पे रूल करने की अथॉरिटी दी जाती थी, उसे हम क्या बोलते हैं? वायसरॉय. ठीक है. इनका क्या काम होता है वो आप आगे समझेंगे. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स. अब जब सुबह हुई तो पूरा का पूरा मोतिहारी वो पीजेंट से ब्लैक हो गया, यानी बहुत सारे किसान वहां पे मोतिहारी में गांधी जी के सपोर्ट में एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए. ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे किसान वहां पे इकट्ठा हो गए. ब्लैक का मतलब यहाँ पे उनकी स्किन को रेफर किया गया है, क्योंकि देखिए किसान जो होते हैं वो धूप में खेतों में काम करते हैं ना, तो इसीलिए कहा गया है कि ब्लैक हो गया. या फिर एक दूसरा अर्थ में निकलता है क्राउडेड. ठीक है. ब्लैक विथ पीजेंट्स. दे डू नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. ये सभी किसान जो हैं वो गांधी जी के समर्थन में आए थे. इन्हें गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड रहा, यहाँ जहां से वे वकालत की पढ़ाई भी करके आए थे. इसके अलावा गांधी जी ने वहां पे रंग भेद की नीति के खिलाफ एक आंदोलन भी चलाया था. ठीक है. तो इन सब किसानों को गांधी जी के इस रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्होंने merely मतलब होता है only, यानी केवल. उन्होंने केवल इतना सुना था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहते हैं और वो अथॉरिटीज के साथ ट्रबल में आ गए हैं, यानी उन्हें कोई परेशानी हो रही है.
देयर स्पॉन्टेनियस मतलब होता है नेचुरल या अनफोर्स्ड, यानी बहुत ही सहज। ये लोग जो यहाँ पे एकत्रित हुए थे, ये इनका जो डेमोन्स्ट्रेशन था यानी एग्जीबिशन था यानी प्रदर्शन था, ये बहुत ही सहज था, बहुत ही स्वाभाविक या नेचुरल था। ये हजारों की संख्या में कोर्ट के आसपास एकत्रित हो गए। इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। इनको देख करके ऐसा लगा जैसे ये एक बिगनिंग अर्थात शुरुआत थी किस चीज की, लिबरेशन यानी लिबर्टी या फ्रीडम की। किसके डर से? ब्रिटिश लोगों के डर से, ब्रिटिशर्स के डर से। ठीक है, इनको देख करके ऐसा लग रहा था क्योंकि इनका ये प्रदर्शन बहुत ही स्वाभाविक था, बहुत ही अनप्लान था। ये प्लानिंग बना के नहीं आए थे, बस ये गांधी जी के समर्थन में वहां एकत्रित हो गए थे। और इसीलिए ये कहा गया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये अंग्रेजों के डर से मुक्ति की एक शुरुआत थी, बिगिनिंग थी। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. अब वहां पर जो अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा शक्तिहीन महसूस करने लगे, अपने आप को पावरलेस महसूस करने लगे। उन्होंने गांधी जी का समर्थन मांगा, गांधी कोऑपरेशन। गांधी जी के कोऑपरेशन के बिना, सहयोग के बिना वो बड़े ही पावरलेस महसूस कर रहे थे। He helped them regulate the crowd. गांधी जी ने भी अधिकारियों की मदद की भीड़ को रेगुलेट यानी नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में। He was polite and friendly. गांधी जी पूरे समय पोलाइट यानी हम्बल रहे और फ्रेंडली रहे। He was giving them concrete proof that they might hitherto dreaded and unquestioned. गांधी जी वहां पर थे तो गांधी जी ने एक तरीके से ऑफिशियल्स को या अंग्रेजों को, एक कॉन्क्रीट का मतलब होता है सॉलिड यानी एक सशक्त, प्रूफ मतलब सबूत। गांधी जी ने एक सशक्त प्रूफ दे दिया था, एक सशक्त सबूत दे दिया था किनको? अंग्रेजों को। किस बात का? अब तक जो अंग्रेजों की माइट मतलब ताकत यानी शक्ति, हाइदर टू मतलब होता है सो फार, अंटिल नाउ यानी अब तक जो अंग्रेजों की ताकत थी वो ड्रेडेड थी। ड्रेडेड मतलब फियरफुल यानी भयावह, बहुत ही डरावनी थी। एंड अनक्वेश्चन, और उस पावर को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। लेकिन गांधी जी ने इस बात का कॉन्क्रीट प्रूफ दे दिया, क्या? कि उस पावर को भी क्या किया जा सकता था? कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, भारतीयों द्वारा चैलेंज किया जा सकता था। और ये किस बात से सिद्ध हुआ? जब थोड़ी सी भीड़ को देख करके अंग्रेज लोग क्या हो गए, ब्रिटिशर्स क्या हो गए, पावरलेस फील करने लगे। ठीक है, तो ये इस बात का एक अपने आप में कॉन्क्रीट प्रूफ था कि अंग्रेजों की जो पावर, अब तक जो शक्ति, उनकी ताकत अब तक जो ड्रेडेड थी, फेयरफुल थी या अनक्वेश्चन थी, जिसपे कोई उंगली नहीं उठा सकता था, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, उसको भी चैलेंज किया जा सकता था। इस बात का प्रमाण गांधी जी ने दे दिया था। द गवर्नमेंट वॉज बेफिल्ड। अब वहां पे जो सरकार थी या वहां पे अधिकारी थे वो बहुत, बेफिल्ड का मतलब होता है पजल या कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, घबरा गए। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब जो बचाव पक्ष का वकील था, अभियुक्ता पक्ष का, अब उसने कहा कि जज साहब, जज से उसने रिक्वेस्ट किया कि आप इस ट्रायल मतलब केस या हियरिंग को पोस्टपोन कर दीजिए यानी स्थगित कर दीजिए। द अपेरेंटली मतलब स्पष्ट तौर पर द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। अथॉरिटीज जो हैं, वहां के अधिकारी जो हैं, वो अपने सुपीरियर से कंसल्ट करना चाह रहे थे, इस संदर्भ में विचार विमर्श करना चाह रहे थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी ने कोर्ट की कार्यवाही में होने वाली देरी के लिए प्रोटेस्ट किया यानी विरोध किया, ऑब्जेक्टेड। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ी और जिसमें उन्होंने अपने आप को गिल्टी यानी दोषी माना। प्लीडिंग गिल्टी का मतलब है क्लेम टू बी रिस्पॉन्सिबल, यानी उन्होंने अपने आप को दोषी माना अंग्रेजों के कानून को ना मानने के लिए। ही वॉज इन्वॉल्व। उन्होंने बताया कि मैं शामिल था। ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। किसमें? वो कहते हैं मेरे अंतर मन में कर्तव्यों का एक विवाद चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है डिस्प्यूट्स, और ड्यूटीज मैंने कर्तव्य, तो वो बताते हैं कि मेरे सामने कर्तव्यों का विवाद था। अब वो किन किन कर्तव्यों की बात कर रहे हैं वो बताते हैं। ऑन दी वन हैंड, एक तरफ नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ मैं कानून को तोड़कर एक बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था, एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करना नहीं चाहता था। ऑन दी अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। वो कहते हैं दूसरी तरफ मेरे सामने कर्तव्य था किसका?
ह्यूमैनिटी और नेशनल यानी राष्ट्र की सेवा करने का, मानवता और देश की सेवा करने का कर्तव्य था, फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वह कहते हैं कि मैं यहां आया था। तो वो कहते हैं कि ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, वो कहते हैं मैंने आपके इस जगह को छोड़कर चले जाने के ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर दिया यानी डिसओबे कर दिया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर वांट नहीं थी, किस चीज की, रिस्पेक्ट की, किसके लिए, लॉफुल अथॉरिटी के लिए। इनका मतलब ये हुआ कि वो ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके कानून का पूरा सम्मान करता हूं, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग, वो कहते हैं लेकिन मेरे मन में उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट किसके प्रति है, सबसे ऊंचे लॉ के प्रति, हायर लॉ के प्रति, ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, जो हमारे अंदर होता है, हमारा मोरल सेंस होता है, वॉइस ऑफ सोल यानी अंतर आत्मा की आवाज, वॉइस ऑफ कंसाइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज। वो कहते हैं मैंने आपसे ऊपर भी एक लॉ है और वो होता है अंतरात्मा की आवाज का लॉ, तो मैंने उस लॉ को सुना, उसको ओबे किया, इसीलिए मैंने आपके ऑर्डर को नहीं माना। और वो लॉ कौन सा था कि मानवता और राष्ट्र की सेवा। उन्होंने दोनों कर्तव्यों में से किसको चुना, ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस को, ठीक है। ही आज द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने जो भी पेनल्टी यानी पनिशमेंट बनती थी, जो भी एक्सपेक्टेड और प्लान थी, गांधी जी ने कहा कि मुझे दी जाए, मैं सजा के लिए तैयार हूं। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hour recess. मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह सेंटेंस अर्थात सजा 2 घंटे की रिसेस के बाद सुनाएंगे। And asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes, और तब गांधी जी को उन 120 मिनट्स के लिए बेल यानी जमानत लेने के लिए कहा। गांधी जी ने रिफ्यूज यानी मना कर दिया, गांधी रिफ्यूज्ड। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज साहब ने उन्हें बिना बेल यानी जमानत के रिलीज कर दिया 120 मिनट्स के लिए। When the court reconvened मतलब reassembled यानी जब कोर्ट दोबारा लगा, the judge said he would not deliver the judgment for several days. जज साहब ने कहा कि वह अपना फैसला, अपना जजमेंट कई दिनों तक नहीं सुनाएंगे। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. इसी दौरान उन्होंने गांधी जी को लिबर्टी यानी फ्रीडम दे दी, उन्हें मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि जब गांधी जी ने अपने लॉयर फ्रेंड से ये पूछा कि अगर कई दिनों बाद जब जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे और हो सकता है कि मुझे सेंटेंस यानी सजा हो जाए, तो मैं जेल चला जाऊंगा, ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या करेंगे। तो उनका क्या उत्तर था, और उसके बाद गांधी जी ने क्या डिमांड किया, उसके बाद फिर उन्होंने अपना क्या उत्तर दिया, इन्हीं पर क्वेश्चन बन करके आ जाता है, ठीक है। सुनिएगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब ये जो लॉयर थे जिनके नाम दिए हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक, ये सभी लोग जो हैं बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, बहुत ही अच्छे लॉयर्स थे। ये कहां से आ गए, बिहार से आए, अर्थात पटना से या बिहार के अन्य हिस्सों से गांधी जी की मदद के लिए आए केस में। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ, कन्फर्ड मतलब होता है कंसल्टेड यानी विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा कि यदि सेंटेंस यानी सजा होने पर अगर मुझे प्रिजन भेज दिया गया यानी जेल भेज दिया गया, तो आप लोग क्या करेंगे। Why, the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो जो सीनियर लॉयर थे उन्होंने उत्तर दिया कि गांधी जी हम तो यहाँ पे आपकी मदद करने, आपको एडवाइस करने आए हैं, और अगर आप जेल चले जाते हैं तो हम एडवाइस किसको देंगे, कोई भी एडवाइस देने के लिए नहीं होगा, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, तो हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तब गांधी जी ने जानते हैं क्या कहा, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने डिमांड करते हुए कहा कि शेयर क्रॉपर्स के साथ होने वाले अन्याय का क्या, उसका क्या होगा, मैं जेल चला जाऊंगा, आप लोग घर चले जाएंगे। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट,
अब जो ये लॉयर्स थे गांधी जी की बात को सुन करके विड्रू मतलब अलग हो गए कंसल्ट करने के लिए, यानी आपस में विचार विमर्श करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद ने एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया उनकी जो भी कॉन्वर्सेशन हुई थी या जो भी कंसल्टेशन हुई थी उसके अपशॉट का। अपशॉट मतलब होता है रिजल्ट या आउटकम, रिकॉर्डेड मतलब wrote down the facts on an authentic official copy of a document. Fine? Alright. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger. उन्होंने अब क्या निष्कर्ष निकाला? उन लोगों ने सोचा कि गांधी जी एक पूरे तरीके से स्ट्रेंजर है, यानी अजनबी हैं। कहाँ के लोगों के लिए? चंपारण के लोगों के लिए। And yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. और इसके बावजूद भी वो इन किसानों के लिए कहाँ जाने को तैयार हो गए? जेल जाने को तैयार हो गए। If they on the other hand being not only residents of the adjoining districts but also those who claimed to have served these peasants should go home. अब इन्होंने सोचा कि हम लोग जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, ठीक है, एडजॉइनिंग मतलब आस पड़ोस की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी जिले हैं उनमें रहते हैं, हम तो बिहार के रेजिडेंट्स हैं ना, बट ऑल्सो दोज, और हम लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि हम इन लोगों की, इन पेजेंट्स की सेवा कर रहे हैं, और हम लोग ये कह रहे हैं कि हम घर चले जाएंगे, शुड गो होम। इट वुड बी ए शेमफुल डिजर्शन। डिजर्शन का मतलब होता है लिविंग और बेट्रेयल, यानी छोड़ना या धोखा देना। अब उन्हें लगा गांधी जी को इस तरीके से छोड़कर जाना उन्हें खुद में बहुत शर्मिंदगी भरा लग रहा था, और उन्हें लगा कि इस तरीके से उन्हें धोखा देना या छोड़ना उचित नहीं होगा। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. और इसी कंक्लूजन के साथ, इसी निष्कर्ष के साथ वो गांधी जी के पास गए और गांधी जी को उन्होंने बताया कि हम आपको जेल में फॉलो करने के लिए तैयार हैं, अर्थात हम भी जेल आने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ये लाइन दी होती है और आपको आंसर देना होता है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा। तो जब तक आपको ये पूरी स्टोरी नहीं पता होगी जो अभी हमने पढ़ी अंडरलाइन, तब तक जहां से मैंने शुरू किया ना वो पैराग्राफ बताया था आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से लेके यहाँ तक एक दो तीन लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी एक और बताता हूं मैं आपको। तो गांधी जी ने कहा, क्या कहा कि बैटल ऑफ चंपारण इज वन, हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली। कब कहा? पेपर में कई बार ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है, तो आप बता देंगे कि जब जो लॉयर्स हैं जेल जाने को तैयार हो गए गांधी जी के साथ, तो गांधी जी ने ये कहा क्या? द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन व्हिच ईच पेयर वाज टू गो टू रेस्ट। और उसके बाद उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसके बाद उन्होंने ग्रुप्स बना लिए कि किस तरीके से पेयर बना के हमने और अपना गिरफ्तारी कोर्ट को देनी है, ठीक है। सेवरल डेज लेटर, कई दिनों बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। अब कई दिनों बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन आया, एक लिखित संदेश आया। कहां से? मजिस्ट्रेट की तरफ से। मजिस्ट्रेट ने इन्फॉर्म किया, क्या इन्फॉर्म किया था? दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, यानी प्रोविंस यानी प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि उनके खिलाफ जो केस है, यानी गांधी जी के खिलाफ जो डिसोबीडियंस का केस चल रहा था, वो ड्रॉप कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और तब जानते हो गांधी जी ने क्या माना? अब पेपर में ये लाइन भी कई बार एज इट इज उठ के आ जाती है इन्वर्टेड कोमा में, और फिर आपसे उसको जस्टिफाई और एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, तो वही आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है, पूरी जो हमने अभी पढ़ी। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री या विजय, पहली बार आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन जीत गया, ऐसा गांधी जी का मानना था। Let me give you a brief of civil disobedience movement. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट के कुछ लॉज होते हैं, सर्टेन लॉज या ऑर्डर्स या डिमांड्स, उनको मानने से मना कर देते हैं, ठीक है। और ये एक प्रकार का नॉन वायलेंट होता है,
ठीक है, नॉन वायलेंट मूवमेंट होता है जिसमें हिंसा नहीं की जाती। गांधी जी ने जो दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह जो आंदोलन चलाए थे वो इसी तरह के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे। और यहाँ पे भी गांधी जी ने जो अंग्रेजों के लॉ को नहीं माना, ये क्या था, सिविल डिसोबीडियंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपको इससे अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर। अब गांधी जी और उनके जो लॉयर फ्रेंड्स थे वो अब दूर दूर जो चंपारण या बिहार के दूर दूर के हिस्सों में जाकर के इंक्वायरी करने लगे। किसके बारे में? इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर, यानी फार्मर्स के साथ जो इनजस्टिस हुआ था या उनकी जो कंप्लेंट्स या शिकायतें थी उनको लेकर के गांधी जी जो है खोजबीन करना शुरू कर दिया, उन्होंने जानकारी एकत्रित करना शुरू कर दिया। ठीक है, डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants were written down। डिपोजिशंस मतलब होता है शपथ पत्र या एफिडेविट्स। अब लगभग 10,000 किसानों से शपथ पत्र लिखवाए गए। एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, और अन्य जो एविडेंस यानी सबूत इकट्ठा किए गए उनके ऊपर नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, कई सारे दस्तावेज इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड का मतलब होता है बच्चों वाइब्रेटेड, यानी एक हलचल सी मच गई। पूरे एरिया में एक हलचल सी मच गई। किससे? विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनकी एक्टिविटी से पूरे एरिया में एक प्रकार से हलचल सी मच गई। एंड द वेमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और ये सब देख करके जो ब्रिटिशर्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इसका वेमेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया, यानी विरोध किया। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जून के अंदर गांधी जी को किन्होंने मिलने के लिए बुलाया? सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, यानी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कौन थे? ये उनकी फोटोग्राफ है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। सर एडवर्ड एल्बर्ट गेट वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन द इंडियन सिविल सर्विस who later became lieutenant governor of the Bihar and Orissa province in the Bengal presidency of British India। ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी ना ब्रिटिश इंडिया की, उसमें कौन से प्रोविंस आते थे? बिहार एंड उड़ीसा, उनके ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो इन्होंने गांधी जी को मिलने के लिए बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मेट, इससे पहले गांधी जी इनसे मिलने जाते, गांधी जी किनसे मिले? अपने लीडिंग एसोसिएट्स यानी अपने मुख्य साथियों से। And again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। और उन्होंने दोबारा एक डिटेल प्लान तैयार किया अपने दोस्तों के साथ मिलकर के, अपने साथियों के साथ मिलकर के। किसके संदर्भ में? सविनय आंदोलन के संदर्भ में, सिविल डिसोबीडियंस के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि अगर मैं वापस नहीं लौटा, अर्थात अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया, तो किस प्रकार ये आंदोलन जारी रहेगा, इसके बारे में उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्लान बनाया। गांधी had 4 protracted interviews with the lieutenant governor। गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 protracted का मतलब होता है लॉन्ग और लेंदी इंटरव्यूज चले। ठीक है, और इसका क्या परिणाम निकला? एज अ रिजल्ट गवर्नर ने क्या अपॉइंट किया? एक ऑफिशियल कमीशन बनाया, एक आयोग बनाया, सरकारी आयोग, जो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा। किसके ऊपर? इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन के ऊपर। गांधी जी के कहने पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो एग्री हो गए और उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए सहमति दे दी। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। अब इस कमीशन यानी इस आयोग में कौन कौन शामिल थे? इसमें लैंडलॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी सरकारी अधिकारी थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी जो है वो किसानों की तरफ से सोल मतलब अकेले प्रतिनिधि थे। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण में लगभग 7 महीने लगातार रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और उसके बाद वो दोबारा छोटी छोटी विजिट्स पर यहाँ पे आते रहे, छोटी छोटी यात्राओं पे आते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। गांधी जी कहते हैं कि चंपारण की जो उनकी विजिट थी ना, वो उन्होंने किसके कहने पे की थी, किसकी रिक्वेस्ट पे की थी? एंट्रीटी मतलब होता है हम्बल रिक्वेस्ट।
एक अनपढ़ पीजेंट की, अनलेटर्ड मतलब अनएडुकेटेड पीजेंट, किसकी बात हो रही है? याद है कुछ? जी हाँ, राजकुमार शुक्ल की बात हो रही है। और किस एक्सपेक्टेशन यानी आशा के साथ आए थे कि उनकी जो ये विजिट यानी यात्रा है वो कुछ ही दिनों के लिए होगी और उसके बाद वो लौट जाएंगे। लेकिन इस विजिट ने गांधी जी की लाइफ का लगभग, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, अ ईयर, एक साल ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई मतलब इंगेज कर लिया, यानी गांधी जी की लाइफ का एक साल यहाँ पे लगा। आगे पढ़ते हैं। अब जो आप पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप देख रहे हैं अंडरलाइंड है ये, और ध्यान से समझिएगा। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. अब जो वो आयोग बना था और उसने इंक्वायरी की, और उस इंक्वायरी से क्या निकल करके सामने आया? एक बहुत बड़ा पर्वत, माउंटेन, किसका? एविडेंस यानी सबूतों का। किसके अगेंस्ट जानते हो? द बिग प्लांटर्स यानी लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। एंड व्हेन दे सॉ, और जब उन लोगों ने देखा कि भाई अब तो उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत असेंबल हो गए हैं, इकट्ठे कर लिए गए हैं, दे एग्रीड, वो सहमत हो गए। इन प्रिंसिपल मतलब इन जनरल और इन थ्योरी, यानी सैद्धांतिक तौर पर वो तैयार हो गए क्या करने के लिए? रिफंड्स करने के लिए। अब वो तैयार हो गए कि वो पैसा जो उन्होंने किनसे लिया था? पेजेंट से लिया था कॉम्पनसेशन के रूप में, वो लौटा देंगे टू द पेजेंट्स। बट हाउ मच मस्ट वी पे? दे आस्क्ड गांधी। पर उन लोगों ने गांधी जी से पूछा कि हम कितना पे करें, आपको कितना रिफंड करें? बट हाउ मच मस्ट वी पे? दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। उन्हें लगा गांधी जी रीपेमेंट में, रिफंड के लिए पूरा पैसा डिमांड करेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड, जिस पैसे को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से और डिसीटफुली मतलब धोखे से या बेईमानी से, एक्सटॉर्टेड का मतलब होता है एक्सट्रैक्टेड यानी ऐंठा है। ठीक है, किनसे? फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्हें लगा गांधी जी पूरे पैसे मांगेंगे। ही asked only 50%, पर गांधी जी ने मात्र कितने मांगे? 50%। There he seemed adamant। अब 50% पर ऐसा लगा जैसे गांधी जी एडमेंट रहेंगे। एडमेंट मतलब डिटरमिन्ड यानी फर्म रहेंगे। राइट्स रेवरेंड जे जेड हॉज। कौन लिखते हैं? एक व्यक्ति लिखते हैं, उनका नाम है जे जेड हॉज। अ ब्रिटिश मिशनरी, जो मिशनरीज होते हैं उनके नाम के आगे रेवरेंड लगता है, यानी रिस्पेक्टफुल। ठीक है। इन चंपारण, वो चंपारण में थे और वो चंपारण के पूरे एपिसोड यानी पूरे घटनाक्रम को, एंटायर एपिसोड को बहुत ही करीब से नजर रखे हुए थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, तो उनको लगा गांधी जी अब 50% से नीचे नहीं आने वाले हैं, यहां पे वो डिटरमिन्ड हो जाएंगे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। उन्हें ऐसा लगा शायद गांधी जी क्या नहीं करेंगे? गिव वे मतलब हार नहीं मानेंगे या सबमिट नहीं करेंगे। किन्हें लगा? रिप्रेजेंटेटिव को लगा कि 50% से तो कम में गांधी जी मानेंगे नहीं। पर फिर भी इन प्लांटर्स ने, इन लैंडलॉर्ड्स ने कितना ऑफर किया? टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, यानी उन्होंने कहा कि हम आपको 25% लौटा सकते हैं। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। और हैरानी की बात देखिए, जे जेड हॉज भी हैरान था कि गांधी जी इस बात को मान गए। उन्होंने 25% वाले ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। टुक एट वर्ड मतलब होता है टू एक्सेप्ट व्हाट वन सेज विदाउट फर्दर वेरीफाइंग और इन्वेस्टिगेटिंग, यानी बिना नानुकूल किए, बिना टाल मटोल किए किसी बात को स्वीकार कर लेना। ठीक है, और इस प्रकार ये जो डेडलॉक था ये ब्रेक हो गया। हिंदी में डेडलॉक को गतिरोध बोलते हैं और इंग्लिश में डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कोई स्पेसिफिक प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, परिस्थिति रुक जाती है। तो यहाँ पे ये अब जो है समझौता हो गया। दिस सेटलमेंट यानी समझौता वॉज अडॉप्टेड यानी अपना लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। यूनानिमसली मतलब होता है सर्वसम्मति से या यूनिफॉर्मली या यूनाइटेडली, यानी सभी ने इसको स्वीकार कर लिया। ये कमीशन के द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि गांधी जी जो है वो 25% पे क्यों एग्री हुए? चाहते तो वो पूरे पैसे ले सकते थे, या उन्होंने 50 डिमांड किया था, 50 भी पूरा ले सकते थे।
पर गांधी जी 25 पे क्यों एग्री हुए, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसका आंसर गांधी जी स्वयं देंगे। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट। गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि रिफंड का अमाउंट कम महत्वपूर्ण था देन द फैक्ट दैट, इस तथ्य के सामने, किस तथ्य की तुलना में, कि लैंडलॉर्ड जो है हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ द मनी, कि आज लैंडलॉर्ड उनके पास जो मनी थी, जो कॉम्पनसेशन के रूप में उन्होंने लिया था, उसका एक हिस्सा वो देने के लिए, सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं। ना केवल उस पैसे का हिस्सा, एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, इसके साथ साथ वो अपनी रेपुटेशन का हिस्सा भी देने को तैयार हो गए हैं। एक तरीके से ये उनकी किस ग्राउंड पे हार थी, ये उनकी नैतिकता के ग्राउंड पे उनकी हार थी, यानी आज वो कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन को भी हार चुके हैं। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, इसलिए गांधी जी ने कहा जहां तक किसानों का संबंध है, द प्लांटर्स हैव बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव द लॉ, कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने आप को किसानों से ऊपर खुदा मानते थे, ईश्वर मानते थे, लॉर्ड मानते थे। नाउ द पेजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, आज किसान ये समझ चुका है कि उनके भी अधिकार हैं, उनके भी डिफेंडर्स मतलब होता है रक्षक, उनके भी रक्षक हैं। आज किसान एक करेज सीख चुका है, एक हिम्मत सीख चुका है। यानी गांधी जी के कहने का ये मतलब था कि जो अमाउंट का रिफंड मिला है, चाहे वो 50% मिला है, चाहे 25% मिला है, वो उतना महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है, बात सिग्निफिकेंट ये है कि आज वो उस पैसे को देने को तैयार हुए जो उन्होंने धोखे से लिया था, और ना केवल वो पैसे को देने को तैयार हुए, चाहे वो कम ही दे रहे हैं, पर उसके साथ साथ कम से कम उन्होंने एक तरीके से अपनी हार को स्वीकार किया है, वो अपनी रेपुटेशन खो रहे हैं। और किसानों के लिए उन्होंने कहा कि अब तक किसानों के साथ वो ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वो लॉर्ड अबव लॉ हो, यानी वो सबसे ऊपर हो, ईश्वर हो, कानून से भी ऊपर हो। लेकिन आज इस घटनाक्रम ने ये सिद्ध कर दिया है कि किसानों के पास अपने अधिकार हैं और उनके रक्षक हैं, उन्होंने एक नई हिम्मत सीखी है। इस तरह का लेसन किनको मिला, किसानों को मिला, ऐसा मानना था गांधी जी का। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, इस घटनाक्रम ने गांधी जी की स्थिति को जस्टिफाई कर दिया, उचित ठहरा दिया। विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन देयर स्टेट्स, और कुछ ही सालों में ब्रिटिश प्लांटर्स यानी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने अपनी स्टेट्स यानी जमीनों को अबंडन कर दिया, यानी छोड़ दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और ये जमीनें किनको रिवर्ट कर दी गई, किनको लौटा दी गई, किसानों को। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग इस प्रकार समाप्त हो गया, गायब हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी जी ने अपने आप को कभी भी किससे कंटेंट यानी संतुष्ट नहीं किया, बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से, सॉल्यूशन से। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उन्होंने चंपारण के गांव के अंदर एक सोशल मतलब सामाजिक और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, उन्होंने चंपारण के गांव के अंदर सांस्कृतिक और सामाजिक बैकवर्डनेस यानी पिछड़ापन देखा, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इसके बारे में कुछ ना कुछ तुरंत करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को अपील किया, रिक्वेस्ट किया। माधव देसाई एंड नरहरि पारेख, ये दो यंग मैन थे हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसाइपल्स, जिन्होंने गांधी जी को एज अ डिसाइपल ज्वाइन किया था। डिसाइपल्स का मतलब होता है फॉलोवर्स यानी शिष्य। एंड देयर वाइव्स, और उनकी वाइव्स, उनकी बीवियां, वॉलंटियर फॉर द वर्क, गांधी जी की अपील करने पर शिक्षा देने के लिए ये लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ यहाँ पर सेवा करने के लिए आ गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और गांधी जी के कहने पर ही पूना से, बॉम्बे से और कई हिस्सों से देश के वहां पर लोग सेवा के लिए आ गए। गांधी's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी, देवदास जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे, वो आश्रम से यहाँ आ गए, और ऐसा ही मिसेस गांधी ने किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, चंपारण के 6 गांव के अंदर प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई। कस्तूरबा बाई जो कि गांधी जी की वाइफ थी, टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस
एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। उन्होंने वहां के लोगों को आश्रम के नियमों को सिखाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे स्वयं की सफाई रखनी है और कैसे आसपास की सफाई रखनी है, सामुदायिक स्वच्छता रखनी है। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। स्वास्थ्य की स्थिति वहां बहुत खराब थी, बहुत मिजरेबल थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी के कहने पर एक डॉक्टर ने वहां पे 6 महीने तक अपनी सेवाओं को निःशुल्क प्रदान किया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। 3 औषधियां वहां उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil। कोई भी व्यक्ति जो कोटेड टंग दिखाता उसे कैस्टर ऑयल की डोज दे दी जाती। Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil। और कोई व्यक्ति मलेरिया फीवर की शिकायत लेके आता तो उसे क्विनिन के साथ कैस्टर ऑयल दे दिया जाता। Anybody with skin eruptions और कोई त्वचा संबंधी रोग लेकर के आता तो उसे ऑइंटमेंट के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी ने वहां पे महिलाओं के कपड़ों की फिल्दी स्टेट मतलब बुरी हालत को देखा। फिल्दी मतलब डर्टी, ठीक है। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबा बाई से उन महिलाओं से बात करने के लिए कहा। वन वुमेन टू कस्तूरबा बाई इनटू हर हट एंड सेड। एक महिला कस्तूरबा बाई को अपनी हट यानी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास यहाँ पर कपड़ों को रखने के लिए ना तो कोई बॉक्स है ना कबर्ड है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। और जो साड़ी मैंने पहनी है वह एकमात्र ही है मेरे पास पहनने के लिए। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में गांधी जी एक लंबे समय तक रहे। इस दौरान गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी ने अपने आश्रम पर लॉन्ग डिस्टेंस वॉच यानी दूर से नजर रखी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। गांधी जी समय समय पर नियमित तौर पर इंस्ट्रक्शन भेजा करते थे अपने आश्रम, किसके द्वारा? बाय मेल यानी डाक के द्वारा, और बही खातों का हिसाब भी लिया करते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches। एक बार गांधी जी ने वहां के जो रेजिडेंट्स थे उनके आश्रम के, उनको लिखा कि अब समय आ गया है कि पुराने वाले लैट्रिन के ट्रेंचेस को फिल कर दिया जाए। ट्रेंचेस मतलब पिट्स या गड्ढे होते हैं जो इस तरह के टॉयलेट्स के लिए बनाए जाते हैं। एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। डिग मतलब होता है खोदना। उन्होंने ये भी एडवाइस किया कि अब नए जो ट्रेंचेज हैं उनको डिग कर लीजिए, नहीं तो पुराने वालों में से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण का ये घटनाक्रम गांधी जी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मतलब मोड़ बिंदु, मतलब जहां से जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। What I did, he explained। गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने क्या किया। Was a very ordinary thing। वो एक बहुत ही ऑर्डनरी थिंग थी। गांधी जी कहते हैं जो भी मैंने किया वह एक बहुत ही साधारण बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने केवल इतनी घोषणा की, इतना डिक्लेयर किया कि ब्रिटिशर्स मुझे मेरे खुद के कंट्री में, मेरे खुद के देश में मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। पर वो कहते हैं चंपारण का ये घटनाक्रम कोई डिफाइंस का एक्ट नहीं था। डिफाइंस मतलब विरोध या डिसोबीडियंस। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट। वो तो कहते हैं ये तो बस ग्रीव मतलब अपने आप उत्पन्न हो गया, बढ़ गया एक अटेम्प्ट में। अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश, किस चीज की? गांधी जी कहते हैं मैं तो मात्र, एलिविएट मतलब होता है रिड्यूस करना या कम करना, और डिस्ट्रेस मतलब होता है पेन। गांधी जी कहते हैं मैं तो बस एक कोशिश कर रहा था, क्या करने की? एलिविएट यानी कम करने की, डिस्ट्रेस मतलब पेन या परेशानियां, किसकी? ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, यानी इतनी बड़ी संख्या में जो ये किसान थे, मैं तो केवल इनकी परेशानियों को कम करने का प्रयत्न कर रहा था। और उसी वजह से ये एक आंदोलन क्या हुआ? ग्रीव आउट यानी उत्पन्न हुआ। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। ये एक ट्रेडिशनल गांधी पैटर्न था, गांधी जी का काम करने का एक तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड। गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो इंटरट्वाइंड मतलब होता है इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड, यानी आपस में जुड़ी हुई थी। किससे? विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। गांधी जी का मानना था कि उनकी जो राजनीति है वो लाखों लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। गांधी जी का ये कहना है यहाँ पे
कि उन्होंने जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया चंपारण का, ये पूरा मूवमेंट, वो किसी डिसोबीडियंस की वजह से या उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया इससे नहीं शुरू हुआ, बल्कि वो कहते हैं ये तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी क्या करने की, भाई इतनी बड़ी संख्या में जो किसान वहां रहते हैं उनकी परेशानियों को कम करने की। गांधी जी का ये जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंगली गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो राजनीति है, उनका काम करने का तरीका है, वो किससे जुड़ा हुआ है? वो कहते हैं लाखों लोगों की डेली की जो प्रॉब्लम होती है, रोज की जो प्रॉब्लम होती है, डे टू डे प्रॉब्लम्स, मेरा काम करने का तरीका उनसे जुड़ा हुआ है। ठीक। His was not a loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. गांधी जी कहते हैं कि उनकी जो वफादारी थी वो एब्स्ट्रैक्शंस के लिए नहीं थी। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है आइडियाज, यानी कॉन्सेप्ट या सिद्धांत। गांधी जी कहते हैं मैं सिद्धांतों के प्रति वफादार नहीं था, बल्कि उनकी वफादारी किसके प्रति थी? लिविंग ह्यूमन बींग्स, जीते जागते इंसानों के प्रति। इन एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी जी ने जो भी कुछ किया, मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। वो कहते हैं कि मैंने जो भी काम किया मैंने बस एक ही कोशिश की, क्या करने की? मोल्ड मतलब होता है टू शेप, आकार देने की। किसको? एक ऐसे स्वतंत्र भारतीय को, फ्री इंडियन को, जो अपने स्वयं के पैरों पे खड़ा हो सके, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ऑन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। और जब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा तो वो इंडिया को क्या कराएगा? स्वतंत्र कराएगा। अर्ली इन दी चंपारण एक्शन, चंपारण के एक्शन के शुरुआती समय में, चार्ल्स फ्रीयर्स एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब होता है पीस मेकर या शांतिवादी, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, वो महात्मा गांधी के एक समर्पित अनुयायी बन गए। ठीक है, लेट मी गिव यू अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। ये इनकी फोटोग्राफ है। चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज इनका पूरा नाम है। वो एक प्रीस्ट थे, कहाँ पर? द चर्च ऑफ इंग्लैंड। एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, एक एजुकेटर थे एंड सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक। भारत में इन्होंने काम किया। ही बिकेम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये गांधी जी से मिलने आए, फेयरवेल देने आए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। ये अपने टूर पे थे और ये फिजी आइलैंड पे जा रहे थे अपने पीस मेकिंग के मिशन पर। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही अच्छा विचार रहेगा, एक अच्छा आइडिया रहेगा अगर एंड्रयू यहीं चंपारण में स्टे करें और उनके साथ चंपारण के अपलिफ्टमेंट के काम में उनकी हेल्प करें। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड। एंड्रयूज भी इच्छुक तो थे, पर गांधी जी का मानना जरूरी था, उनकी सहमति जरूरी थी। बट गांधी वॉज वेमेंटली अपोज। पर जानते हो गांधी जी ने वेमेंटली मतलब स्ट्रोंगली इस बात का विरोध किया, इसको अपोज किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये अंडरलाइन में है, ये सब इंपॉर्टेंट है। यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। उन्होंने कहा अपने लॉयर फ्रेंड्स को कि आपको क्या लगता है, ये फाइट हमारी अनइक्वल फाइट है, और अगर इस फाइट में हम किसको अपने साथ ले लेते हैं, एक इंग्लिशमैन को अपनी साइड ले लेते हैं, ये हेल्पफुल तो होगा, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, ये हमारे दिल के अंदर जो कमजोरी है उसको दिखा देगा। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बैटल यानी लड़ाई को जीतना चाहते हो तो इसके लिए अपने आप में आपको रिलाई करना होगा, या रिलाई का मतलब होता है ट्रस्ट करना या डिपेंड करना। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हो, इस बैटल को जीतना चाहते हो, तो आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना होगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप, प्रॉप मैंने सपोर्ट यानी अ टेम्पररी सपोर्ट, एक सहारा। उन्होंने कहा कि आपको एक अस्थाई मदद नहीं ढूंढनी चाहिए मिस्टर एंड्रयूज में, बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन, क्योंकि वह बेसिकली एक इंग्लिशमैन है, एक अंग्रेज है। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स करते हैं कि वह हमारे माइंड को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके थे। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास गांधी जी की बात का कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। इस प्रकार गांधी जी ने हमें एक लेसन सिखाया, एक पाठ सिखाया, किसका? सेल्फ रिलायंस यानी सेल्फ डिपेंडेंसी और सेल्फ ट्रस्ट यानी आत्मविश्वास।
इस प्रकार सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, यानी आत्मविश्वास, भारतीय आज़ादी और शेयरक्रॉपर्स की मदद करना, ये सारी बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ये आपको चैप्टर अच्छे से समझाऊं। अगर आपके मन में इस वीडियो में जो आपने सीखा, समझा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट्स में पूछिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और शेयरिंग इज़ केयरिंग, इस वीडियो को शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।